Hello friends, in this video we will discuss about Mesolithic age or the Middle Stone Age that is varies from 9000 BC से 4000 BC। तो पिछली वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया था। वो कहाँ से कहाँ तक थी? 30 लाख BC से 10,000 BC तक थी। ठीक है, फिर हमने उनकी ह्यूमन लाइफ के बारे में भी पढ़ा था कि भाई वो कैसे फूड का यूज़ करते थे, वो कैसे रहते थे। ठीक है, उनकी ड्वेलिंग के बारे में, उनकी डेड बॉडीज़ के डिस्पोज के बारे में, उनके इम्प्लीमेंट्स के बारे में। जैसे उनके इम्प्लीमेंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, लोअर या अर्लियर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, फिर मिडल पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, फिर अपर या लेटर पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, वो फायर के यूज़ को नहीं जानते थे। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज। ये कहाँ से कहाँ तक है? 9000 BC से 4000 BC। The term Mesolithic is the combination of two Greek words, meso middle and the lithic stone. Thus the meaning of Mesolithic age is middle stone age. तो Mesolithic है, meso means middle और lithic means stone, तो middle stone age इसको बोलते हैं। Becoming an intermediate stage between Paleolithic age and Neolithic age, that is called Mesolithic age. तो ये इंटरमीडिएट है पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच की, इसलिए इसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। नेक्स्ट है द एज ऑफ ट्रांजिशन। The age of transition because they neither totally abandoned the characteristics of Paleolithic age nor totally adopted the features of Neolithic age। इसको इसलिए एज ऑफ ट्रांजिशन बोला जाता है बिकॉज इसने ना तो पूरी तरह पैलियोलिथिक के कैरेक्टरिस्टिक्स को अबंडेंट किया था, मतलब छोड़ा था, और ना ही टोटली उसने अडोप्ट किया था नियोलिथिक के, तो इसलिए एज ऑफ ट्रांजिशन इसको बोला जाता है। In India, the credit of discovery of Mesolithic archaeological material goes to John Evans। तो जो डिस्कवरी है मीजोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स की, वो किसने की? जॉन इवांस ने। तो मुझे बताओ पैलियोलिथिक एज की डिस्कवरी किसने की थी? मैंने पढ़ाया था ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। ये याद रखना है कि भाई पैलियोलिथिक की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। फिर मीजोलिथिक के मटेरियल्स की खोज किसने की? जॉन इवांस ने। मिस्टर इवांस एक्सकैवेटेड शक्कर एंड रोहरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ सिंध इन 1866। मिस्टर इवान ने ना किस किस को एक्सकैवेट किया? शक्कर एंड रोहरी। ये कहाँ पर है? सिंध में। सिंध कहाँ पर है? पाकिस्तान में ना। ठीक है, तो यहाँ की इन्होंने एक्सकैवेशन किया, शक्कर एंड रोहिरी। नेक्स्ट है मीजोलिथिक ह्यूमन लाइफ। अब मीजोलिथिक की ह्यूमन लाइफ कैसी थी? सबसे फर्स्ट है टैमिंग द एनिमल्स। टैमिंग द एनिमल्स कि भाई वो एनिमल्स की टैमिंग करते थे, उनको पालते थे। इन द लाइव्स ऑफ मीजोलिथिक मैन सम रिफॉर्म्स हैड कम विद रिस्पेक्ट ऑफ द लाइव्स ऑफ द प्रीवियस पैलियोलिथिक मैन। तो मीजोलिथिक मैंस के कुछ रिफॉर्म होके उसमें प्रीवियस पैलियोलिथिक की जो लाइफ थी ना, उसमें कुछ रिफॉर्म्स हो गए मीजोलिथिक के टाइम के मैन में। ऑल्दो दे स्टिल डिपेंडेंट लार्जली ऑन हंटिंग, लेकिन वो फिर भी किस पे डिपेंडिंग थे? हंटिंग पे, शिकार पे। बट नाउ दे यूज टू बिगिन टैमिंग या डोमेस्टिकेटिंग, लेकिन अब वो क्या करने लगे? डोमेस्टिकेटिंग, पालतू बनाने लगे द एनिमल्स, पशुओं को। लाइक कौन कौन से पशुओं को? डॉग, शिप, गोट, काउ, ऑक्स, बफेलो, वाइल्ड हॉर्स एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उन्होंने किस किस जानवर को वो डोमेस्टिकेट करते थे? डॉग, शिप, गोट, काउ, ऑक्स, बफेलो, वाइल्ड हॉर्स एक्सेट्रा। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ टैमिंग द एनिमल्स हैव फाउंड फ्रॉम आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं एनिमल्स को टैमिंग करने के? आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ से मिले हैं एनिमल्स के टैमिंग के? आदमगढ़ ऑफ मध्य प्रदेश एंड बागोर ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है बरियल ऑफ द डेड, कि भाई वो कैसे डेड बॉडीज़ को बरीड करते थे। दीज पीपल वर अवेयर ऑफ बरियल प्रोसेस, ये बरियल प्रोसेस से अवेयर थे ऑफ द डेड बॉडीज़। इट इज़ कन्फर्म्ड बाय द ग्रेव्स दैट हैव फाउंड इन सराय नाहर राय एंड महदहा ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। ये कहाँ से कंफर्म हुआ है? सराय नाहर राय एंड महदहा ऑफ प्रताप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। ठीक है, लेकिन पैलियोलिथिक एज वाले क्या थे? उनको बरियल प्रोसेस का पता ही नहीं था, वो अपनी डेड बॉडीज़ को ऐसे ही ओपन स्पेस में छोड़ देते थे। दे बरीड देयर डेड इन द ग्रेव एंड प्लेस्ड फूड स्टफ, टूल, वेपन्स एक्सेट्रा एज अ ग्रेव गुड्स विद दैम।
तो वे अपनी डेड बॉडीज़ को क्या करते थे, ग्रेव में दबा देते थे एंड उनके साथ प्लेस्ड फूड सब खाने का कुछ सामान रख देते थे, टूल्स वेपन्स कुछ रख देते थे एज अ ग्रेव गुड्स विद दैम, उनके साथ। प्रोबेबली दे बिलीव्ड इन द लाइफ ऑफ नेक्स्ट और अनदर वर्ल्ड, इसलिए इससे क्या पता चलता है कि वो ना अपनी आगे की ज़िंदगी, मरने के बाद भी एक ज़िंदगी है, उसमें विश्वास करते थे। फ्रॉम सम आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, आदमगढ़ एक्सेट्रा, द स्केलेटन ऑफ डॉग आर फाउंड विद ह्यूमन स्केलेटन, इट सीम्स दैट द डॉग वाज द ओल्ड कंपेनियन ऑफ मैन। ठीक है, तो आदमगढ़ से क्या मिला है, एक डॉग का स्केलेटन मिला है ह्यूमन के स्केलेटन के साथ, गड्ढे में दबा हुआ एक डॉग का स्केलेटन ह्यूमन के स्केलेटन के साथ मिला है। तो इससे क्या पता चलता है कि देखिए द डॉग वाज द ओल्ड कंपेनियन ऑफ मैन, जो डॉग था वो ओल्ड कंपेनियन ऑफ मैन था। एट फर्स्ट मैन टेम डोमेस्टिकेटेड द डॉग, सबसे पहले मैन ने किसको डोमेस्टिकेट किया था, डॉग को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कहाँ से मिला है, आदमगढ़ से। आदमगढ़ से किसका, कुत्ते का स्केलेटन मिला है ह्यूमन स्केलेटन के साथ, आदमगढ़ से। ठीक है, मैनी साइट्स ऑफ मेसोलिथिक एज हैज़ एक्सकेवेटेड इन विच फाइंडिंग ऑफ ग्रेव्स आर इन मैक्सिमम नंबर, बहुत सारी मेसोलिथिक साइट से जो एक्सकेवेट किया है वहाँ से पता चला है कि भाई ग्रेव्स होती थी, मतलब इंसानों को दबाया जाता था। It is notable fact that the first of all human skeleton begin to available from Mesolithic age, इससे ही पता चलता है, ये नोट करने वाली बात है कि ह्यूमन स्केलेटन कब से मिलने स्टार्ट हुए, मेसोलिथिक एज से। लेकिन हमने देखो पीछे भी पढ़ा है कि भाई वुमेन स्कल या ह्यूमन स्कल भी मिले हैं, ठीक है, पैलियोलिथिक एज के। ठीक है, लेकिन पूरी बॉडी स्केलेटन नहीं मिला। स्केलेटन कब से मिलना स्टार्ट हुआ, मेसोलिथिक एज से। ह्यूमन स्केलेटन कब से स्टार्ट हुआ, मेसोलिथिक एज से। इट इज़ ऑल्सो कीप इन माइंड फ्रॉम दैट पैलियोलिथिक साइट हथनोरा ओनली ह्यूमन स्कल इज फाउंड, नॉट ह्यूमन स्केलेटन। देखो ये बात आ गई ना कि भाई हथनोरा से ह्यूमन स्कल मिला है, नॉट ह्यूमन स्केलेटन ऑफ कंप्लीट ह्यूमन बॉडी एज वी फाउंड इन मेसोलिथिक साइट। ठीक है, अब आए मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। The size of the implements, tools and weapons of Mesolithic age is very teeny, बहुत छोटे बनाए जाते थे इस टाइम के। Therefore these are called microlith और pygmy implements। तो इनको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ और पिग्मी इम्प्लीमेंट्स। These are varied from 1 to 8 सेंटीमीटर, ये कितने होते थे, 1 to 8 सेंटीमीटर के बीच के ही होते थे। Some of these implements are refined and short form of upper या later Paleolithic, scraper, burin, borer, स्क्रैपर पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये जो लेटर या अपर पैलियोलिथिक के थे ना, लास्ट वाले के ही, उनके ही कुछ शॉर्ट फॉर्म थी। ठीक है, स्क्रैपर, बुरिन, बोरर एक्सेट्रा के ही। सम ऑफ देम आर न्यू इम्प्लीमेंट्स, और कुछ न्यू इम्प्लीमेंट्स भी थे मेसोलिथिक के। कौन कौन से थे, लाइक लुनाटेज, ट्रैपेज, ट्रैंगल्स, एरोहेड एक्सेट्रा ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो कुछ इम्प्लीमेंट्स थे वो तो लेटर या बिल्कुल लास्ट वाले जो पैलियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स थे ना, उन्हीं की शॉर्ट फॉर्म थी। और कुछ नए टाइप के भी थे, कौन कौन से, लुनाटेज, ट्रैपिज, ट्रैंगल्स, एरोहेड एक्सेट्रा। इन मेसोलिथिक एज में अगाटे, जेस्पर, चर्ट, काल्किडोनी एक्सेट्रा वर यूज्ड एज रॉ मटेरियल। चर्ट, जास्पर, अगाटे, काल्किडोनी, इनको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। तो टू मेक स्टोन इम्प्लीमेंट्स इन प्लेस ऑफ क्वार्ट्जाइट के स्थान पर इनका यूज़ किया जाता था, अगाटे, जेस्पर, चर्ट, काल्किडोनी का। ठीक है, विच वॉज द मेन रॉ मटेरियल ऑफ स्टोन इम्प्लीमेंट्स इन पैलियोलिथिक एज। ठीक है, क्वार्ट्ज पैलियोलिथिक एज में यूज़ किया जाता था। फ्रॉम सम आर्कियोलॉजिकल साइट्स इम्प्लीमेंट्स मेड फ्रॉम बोन एंड हॉर्न आल्सो फाउंड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स से हमें ऐसे इम्प्लीमेंट्स मिले हैं जो बोन और हॉर्न के बने हुए हैं। बोन हड्डियों के और हॉर्न सींगों के, एनिमल्स के सींगों के। ठीक है, तो वो कब मिले हैं, मेसोलिथिक साइट में। अब ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई बोन और हॉर्न के बने हुए इम्प्लीमेंट्स क्या पैलियोलिथिक साइट में मिले हैं, नहीं, वो मेसोलिथिक साइट से मिले हैं। नेक्स्ट है मेसोलिथिक साइट्स। अब हम कुछ मेसोलिथिक साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट वाइज डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेसोलिथिक साइट्स आर एज फॉलोज। तो ना हम इसमें ये नहीं पढ़ेंगे, ये पूरे अंदर का बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ आप खुद से ही, क्योंकि इसमें समझाने का कुछ नहीं है, इसको याद ही करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले राजस्थान में मिला है, तो ये राजस्थान के कुछ हैं, ठीक है। उसके बाद गुजरात से भी हमें मिले हैं मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स। फिर मध्य प्रदेश, जैसे हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश से कौन से मेसोलिथिक वे मिले हैं, आदमगढ़ से जैसे मिला है, ठीक है भाई आदमगढ़। और बागौर डिस्ट्रिक्ट से सबसे पहले ह्यूमन ने जानवरों को पालना शुरू किया था, ठीक है, ये मिला है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश से भी मिला है। फिर बिहार के भी कुछ मेसोलिथिक साइट्स है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ सबसे हमें मेसोलिथिक इम्प्लीमेंट्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये आप सब पढ़ लेना, इनके अंदर की जो ये हैं तमिलनाडु से भी इम्प्लीमेंट्स प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये आप सब मेसोलिथिक साइट्स को पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट है नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज, कि भाई अब नियोलिथिक एज हम पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरीज फ्रॉम 7000 BC टू 1000 BC। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कि ये कब से कब तक थे। तो देखो पैलियोलिथिक एज कब से थी, 30 लाख BC से 10,000 BC, और मेसोलिथिक एज थी 9000 BC से 4000 BC, और ये कब से कब तक है, 7000 से 1000 BC। द टर्म नियोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स न्यू एंड लिथिक स्टोन, दस द मीनिंग ऑफ नियोलिथिक एज इज न्यू स्टोन एज, इसलिए इसको न्यू स्टोन एज कहते हैं। इन इंडिया द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल मटेरियल गोज टू डॉक्टर प्राइमरोज। फिर इसमें फिर आ गया ना कि भाई नियोलिथिक के आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी मटेरियल की डिस्कवरी किसने करी थी, डॉक्टर प्राइमरोज ने। अब ये याद करो, पैलियोलिथिक की किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। किसने करी थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। मेसोलिथिक की किसने की थी, जॉन इवांस ने। किसने की थी, जॉन इवांस ने। और इसकी नियोलिथिक की किसने की, डॉक्टर प्राइमरोज ने। ही डिस्कवर्ड नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स, पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स एंड एरो हेड्स फ्रॉम लिंगासुर ऑफ कर्नाटका इन 1842। तो इन्होंने कहाँ की खोज की, लिंगासुर ऑफ कर्नाटका। यहाँ से क्या मिला इनको, पॉलिश्ड स्टोन नाइव्स मिले और एरो हेड्स मिले, ठीक है। आफ्टर दैट इन 1860 में HP ली मुजारियर डिस्कवर्ड सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ नियोलिथिक एज। इन्होंने भी कुछ डिस्कवर किए नियोलिथिक एज के इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम टोन्स रिवर वैली। कहाँ से, टोन्स रिवर वैली। ये टोन्स रिवर वैली कहाँ पर है, सिचुएटेड इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, टोन्स रिवर वैली कहाँ पर है, टोन्स रिवर वैली है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट वी गॉर्डन चिल्डे, ठीक है, वी जॉर्डन चिल्डे wrote in his book Man Makes Himself। इन्होंने एक बुक लिखी, वी जॉर्डन चिल्डे ने, Man Makes Himself, that Neolithic implements had brought a revolution, कि भाई नियोलिथिक इम्प्लीमेंट्स ने एक रिवोल्यूशन ला दिया और a great change in man's material life। दिस रिवोल्यूशन इज नेम्ड नियोलिथिक रिवोल्यूशन बाय हिम। उनके द्वारा इसको नियोलिथिक रिवोल्यूशन कहा गया। अब नियोलिथिक ह्यूमन लाइफ, अब नियोलिथिक की ह्यूमन लाइफ कैसी थी, ठीक है। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑफ नियोलिथिक एज वर, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स से नियोलिथिक के, क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिक्स्ड अबोर्ड, ठीक है। तो देखो क्रॉप कल्टीवेशन करने लगे थे वो, और एनिमल हस्बेंड्री करने लगे थे, पशुओं को पालने लगे थे, उनकी देखभाल करने लगे थे, एंड फिक्स्ड अबोर्ड, और एक जगह पर रहने लगे थे। मेसोलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में बताओ, क्या वो एक जगह पर रहने लगे थे, कुछ रहने लगे थे लेकिन प्रॉपरली नहीं था, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली वो एक जगह पर नहीं रहते थे। वो टोटली वो भी मतलब मैक्सिमम किस पे डिपेंड होते थे, हंटर्स पे, लेकिन इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था। मेहरगढ़, बोलन डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान, इज़ द अर्लीस्ट नॉन विलेज ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। तो मेहरगढ़ है ना जो बलूचिस्तान में है, वो सबसे अर्लीस्ट नॉन विलेज है ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट। इंडियन सब कंटिनेंट का सबसे अर्लीस्ट नॉन विलेज है। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि इंडियन सब कंटिनेंट का सबसे पहला विलेज कौन सा है जिसके बारे में पता चला जाता, वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है, बलूचिस्तान में है। उस टाइम ये इंडिया में ही था, लेकिन अब ये बलूचिस्तान में है। अब आया एग्रीकल्चर। द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज द इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस एज। द कल्चर ऑफ दिस एज वाज मच डेवलप विद रिस्पेक्ट टू द कल्चर ऑफ प्रीवियस कल्चर। तो मच डेवलप्ड दी इस टाइम की
कल्चर, मैन ऑफ दिस एज बिकम फूड प्रोड्यूसर बन गए अलॉन्ग विद फूड कंज्यूमर तो थे ही, उसके साथ साथ वो फूड प्रोड्यूसर भी बन गए, फूड को प्रोड्यूस भी करने लगे। दे बिकम फैमिलियर विद क्रॉप कल्टिवेशन, वो क्रॉप कल्टिवेशन करने लगे। फ्रॉम विच प्लेस द क्रॉप कल्टिवेशन बिगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी, कि भाई क्रॉप कल्टिवेशन सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, ये मैटर है कंट्रोवर्सी का, मतलब अभी तक इस पर कोई एक राय नहीं है, सब अलग अलग बताते हैं। द मोस्ट ऑफ द स्कॉलर बिलीव दैट, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर क्या बिलीव करते हैं, क्रॉप कल्टिवेशन बिगेन फर्स्ट एट मेहरगढ़ में स्टार्ट हुई इन इंडियन सब कंटिनेंट। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ विच लाइज इन बोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि मेहरगढ़ से सबसे पुराने एविडेंस मिले हैं कल्चर के। ठीक है, अब नेक्स्ट है द मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स ऑफ नियोलिथिक मैन वर, जो मेन कल्टिवेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी फसलें उगाते थे, वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कौन कौन सी उगाते थे वे, वीट, बार्ले, पैडी, मिलेट्स एंड वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ वीट एंड बार्ले, जो सबसे पुराने एविडेंस वीट एंड बार्ले होता है, जो कल्टिवेशन वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। वीट और बार्ले के जो सबसे पुराने एविडेंस कहाँ से मिले हैं, मेहरगढ़ से, बोलन डिस्ट्रिक्ट, बलूचिस्तान प्रोविंस, पाकिस्तान, इन सब इंडियन सब कंटिनेंट। ठीक है, द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन होता है चावल, राइस, वाज फाउंड फ्रॉम कोल्डी हवा, इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, इन इंडियन सब कंटिनेंट एज वेल एज द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये मेहरगढ़ से जो मिला है ना, ये तो इंडियन सब कंटिनेंट का है, लेकिन जो ये पैडी कल्टीवेशन के मिले ना कोल्डी हवा से, ये इंडिया में तो फर्स्ट है ही, लेकिन एज वेल एज द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में भी पहली यही से मिले कोल्डी हवा से। ठीक है, पैडी कल्टीवेशन के भी, चावल की खेती सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई थी, कोल्डी हवा से। अब नेक्स्ट है अब एनिमल हस्बेंड्री। इन लोगों की एनिमल हस्बेंड्री कैसे कैसे करते थे। ऑल्दो मैन ऑफ लिथिक एज हैड फेमिलियर विद एनिमल्स इन द लेटर फेज ऑफ द मेसोलिथिक एज। कुछ लोग मानते हैं कि यद्यपि जो एनिमल्स थे मेसोलिथिक एज में, वो लोग उनसे फेमिलियर हो गए थे, ठीक है, कुछ लोग उनको पालने लगे थे, बट इन दिस पीरियड मैंस रिलेशन विद एनिमल्स बिकेम मच इंटीमेट। इन अदर वर्ड्स, इन दिस एज एनिमल हस्बेंड्री बिकेम एक्सटेंडेड। देखो मेसोलिथिक एज में भी तो मिले हैं ना, डॉग वगैरह मिले हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ, तो माना जाता है कि भाई डॉग वगैरह को लोग पालने लगे थे। लेकिन इसमें देखो डॉग, काऊ, ऑक्स, शिप, गोट, इन सबको, हॉर्सेस को, इन सबको वो लोग पालने लगे थे। लेकिन नियोलिथिक में उनके साथ जो बहुत ज़्यादा एनिमल के साथ उनका रिलेशन बहुत ज़्यादा इंटीमेट हो गया था। ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंडेड हो गई थी। अमंग द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कौन कौन से थे बाय नियोलिथिक मैन। द मेन एनिमल्स वर डॉग, शिप, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। इसमें सिर्फ ये थे डॉग, शिप, गोट, हॉर्स एक्सेट्रा। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द नियोलिथिक मैन, तो उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था, एनिमल हंटिंग, फिश कैचिंग एंड शीप गोट टैमिंग। एनिमल की हंटिंग करना, फिश कैचिंग करना एंड शिप गोट की टैमिंग करना। ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री लिविंग स्टाइल्स ऑफ मैन बिकेम चेंज्ड। एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की खोज होने के बाद उनकी लाइफस्टाइल में चेंज आ गए थे, बहुत सारी चेंज आ गए थे। देयर नोमैडिक लाइफ, रैम्पिंग, वांडरिंग लाइफ, मतलब उनकी जो वांडरिंग लाइफ थी ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, घुमक्कड़ जाति के थे, केम टू एन एंड नाउ, अब वो ख़त्म हो गई। एंड दे यूज्ड टू लिव आ लाइफ ऑफ अ फार्मर, अब वो एक फार्मर की ज़िंदगी जीने लगे। दैट सेटल्ड इन अ प्लेस, और एक प्लेस पर सेटल हो गए। तो ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई वो कौन सी एज में मनुष्य एक लाइफ जीने लगा फार्मर की, तो कब, नियोलिथिक एज में। नेक्स्ट है क्लोथ्स। इन दिस एज द मैन स्टार्टेड ग्रोइंग कॉटन एंड लर्नड अबाउट क्लोथ्स, तो इंसान कॉटन उगाने लगा और क्लोथ्स के बारे में उनको पता लगा। द क्ले रिमेन्स ऑफ स्पिंडल एंड लूम फ्रॉम नियोलिथिक साइट्स इंडिकेट द नियोलिथिक मैन न्यू अबाउट क्लॉथ, तो ये इंडिकेट करते हैं कि नियोलिथिक मैन क्लॉथ के बारे में जानने लगा था। ठीक है, ये रिमेन मिले स्पिंडल एंड लूम के। बीविंग विद द थ्रेड्स ऑफ वूल, हम्प, कॉटन, तो ये वूल हम्प होता है जूट और कॉटन, इनको थ्रेड बनाने लगा था। द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़, तो सबसे पुराने एविडेंस
कॉटन के कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ के, बोलन डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। ठीक है, तो मेहरगढ़ सबसे पुरानी विलेज साइट है। ठीक है, सबसे पहले जो कृषि के एविडेंसेस मिले हैं वो भी मेहरगढ़ से मिले हैं। वीट और बार्ले के कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से मिले हैं। ठीक है, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हाउसेज। अब इनके हाउसेज कैसे थे? जनरली नियोलिथिक मैन वर लिव्ड इन हट्स में रहते थे। दैट हैड मेड ऑन अ ग्राउंड बाय बैम्बूज, जो ग्राउंड पर बनाए जाते थे बैम्बू से, एंड स्पीयरिंग ऑफ क्ले, और क्ले से उनको स्मीयर कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। एक्सेप्शन है कश्मीर वैली, पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। इन कश्मीर वैली क्या एक्सेप्शन है? ये जो अलग कश्मीर से अलावा जहाँ नियोलिथिक मैन अपने घर बनाते थे वो बैम्बू से बनाते थे और स्मीयर कर देते थे क्ले से। लेकिन कश्मीर वैली एंड पंजाब में नियोलिथिक मैन ड्वेल्ड इन पिट्स। ठीक है, गड्ढों में, गर्तावास में अपने घर बनाते थे, विच इज़ कॉल्ड अ पिट ड्वेलिंग। गड्ढे बनाकर नीचे और उसमें अपने घर बनाते थे। दे डिग द ग्राउंड ऑन इन सर्कुलर और ओवल शेप, वो ग्राउंड को डिग करते थे सर्कुलर या ओवल शेप में, एंड मेड होम्स टू लाई, और घर बनाते थे। टू स्टेप डाउन इन और स्टेप अप फ्रॉम पिट, नीचे जाने के लिए और ऊपर आने के लिए। दे मेड निकेज एज क्ले स्टेयर्स, वो क्ले स्टेयर्स बनाते थे। मेड इन द वेल्स टू स्टॉप डाउन और टू स्टेप अप, ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए, ऊपर आने के लिए, नीचे जाने के लिए। सम स्मॉल होल्स एट शॉर्ट डिस्टेंसेज, छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे वो क्या करते थे? मतलब होल बना देते थे, छोटे छोटे होल, फॉर एम्बेडिंग द पोस्ट ऑन द एजेस ऑफ द पिच, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट होल्स। उनको क्या कहते हैं? पोस्ट होल्स। विद द हेल्प ऑफ दिस पोस्ट थैच ऑफ ग्रास एंड स्ट्रा हैड लेड ओवर पिट्स, और वो ग्रास और स्ट्रॉ से अपने पिट्स को ढक देते थे, सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम विंड, सनशाइन, और ताकि वो हवा, सनशाइन और रेन से अपने आप को बचा सके। The archaeological evidences of pit dwelling have found from Burj Home and Guf Karal of Kashmir and Saraikhola of Punjab, Pakistan। तो जो पिट ड्वेलिंग के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुर्ज होम एंड गुफ कराल ऑफ कश्मीर एंड सरायखोला ऑफ पंजाब, पाकिस्तान। तो कहाँ से मिले हैं पिट ड्वेलिंग के? बुर्ज होम एंड गुफ कराल से। नेक्स्ट है पोट्री। इन 4000 BC नियोलिथिक मैन इन्वेंटेड पोटर्स व्हील या व्हील। तो 4000 BC में क्या किया नियोलिथिक मैन ने? पोटर्स व्हील, जिस पर वो गोल गोल घूमता है ना, व्हील के टाइप का, जिस पर ये पोट्रीज बनाते हैं, वो उसका इन्वेंट कर लिया था। विच इज़ बिलीव्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ मैन। ड्यू टू दिस इन्वेंशन द पोट्री एवरी अर्थनवेयर वेसल, जो पोट्री थी दैट मेड फ्रॉम अ पोटर्स व्हील से बनाने लगे, हैड बिकेम पॉसिबल, विच वर मेड बाय हैंड इन प्रीवियस टाइम, जो पिछले टाइम में केवल हाथ से बनाई जाती थी। विद द प्रिवेलेंस ऑफ व्हील द प्रोसेस ऑफ पेंटिंग ऑन द सर्फेस ऑफ पोट्री बिकेम पॉपुलर, और जो पेंटिंग थी ना उनकी प्रोसेस से वो भी पॉपुलर हो गई। नेक्स्ट है बुरियल प्रोसेस नॉर्थ इंडिया। इन नॉर्थ इंडिया देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बुरियल प्रोसेस। 2 टाइप की थी, कंप्लीट एंड पार्शियल बुरियल प्रोसेस। इन कंप्लीट बुरियल प्रोसेस सर्कुलर पिट वाज डिग्ड फर्स्ट एंड आफ्टर दैट इन दैट पिट द डेड पर्सन हैड लाइड फ्लैट ऑन द बैक। तो कंप्लीट बुरियल प्रोसेस में एक गड्ढा खोदा जाता था और उसमें डेड बॉडी के पूरी बॉडी को रख दिया जाता था। इन पार्शियल बुरियल प्रोसेस में क्या किया जाता था? सिलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन, कुछ सिलेक्टेड बोन्स ही डेड पर्सन की वाज बरीड इन ग्रेव में दबाया जाता था, वाज डिग्ड इन द ग्राउंड। द कस्टम ऑफ बुरियल ऑफ द पेट एनिमल्स डॉग विद देयर मास्टर वाज फाउंड एट बुर्ज होम एंड गुफ कराल ऑफ कश्मीर। तो भाई जो कस्टम ऑफ बुरियल ऑफ पेट एनिमल डॉग, के भाई डॉग को भी उसके साथ दबाया जाता था, वो सबसे विद देयर मास्टर कहाँ से मिला है? बुर्ज होम एंड गुफ कराल से। द एविडेंस ऑफ बुरियल ऑफ द पेट एनिमल गोट विद देयर मास्टर वाज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़। वो गोट को दबाया जाता था अपने मास्टर के साथ, वो कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। और कुत्ते को दबाया जाता था, वो कहाँ से मिला है? बुर्ज होम एंड गुफ कराल से। ठीक है, और बलूचिस्तान, पाकिस्तान। प्रोबेबली दीज एनिमल्स डॉग, गोट एक्सेट्रा वर प्लेस टू ईट बाय डेड पर्सन इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। तो ये मानते थे कि डॉग, गोट है ना जो, ये इनको आदमी मरने के बाद वहाँ पर खाता है। ठीक है, साउथ इंडिया। अब साउथ इंडिया में कैसे थे? साउथ इंडिया देयर वर 2 टाइप्स ऑफ बुरियल प्रोसेस। साउथ इंडिया में भी 2 टाइप्स के बुरियल प्रोसेस थे, कंप्लीट, एक्सटेंसिव और पार्शियल बुरियल प्रोसेस। कंप्लीट और पार्शियल। अंडर कंप्लीट एक्सटेंसिव बुरियल प्रोसेस corpse of old male या female had buried in the graves that was digged in the ground।
मतलब उनमें दबा देते थे ग्राउंड में। इन द ग्रेव पोट्री इम्प्लीमेंट्स, ग्रेव में, उनकी ग्रेव में क्या दबाते थे, पोट्री इम्प्लीमेंट्स एक्सेट्रा वाज प्लेस्ड एज ग्रेव गुड्स विद कॉर्प्स। तो वो क्या दबाते थे उनके साथ, पोट्री वगैरह, मतलब बर्तन वगैरह उनके साथ रख देते थे। कॉर्प्स ऑफ स्मॉल बेबीज़ वर कम्प्लीटली बरीड, तो जो छोटे छोटे बच्चे मर जाते थे ना, उनकी बॉडी को कम्प्लीटली बरीड किया जाता था आफ्टर प्लेसिंग देम इनटू पॉट, उनको पोट में रख दिया जाता था। ठीक है, उनको एक मटके में रखकर, छोटे छोटे बच्चे जब मर जाते थे उनको पोट में रखकर उनको दबा दिया जाता था। अंडर पार्शियल बरियड प्रोसेस सिलेक्टेड बोन्स ऑफ डेड पर्सन वर बरिड इन द ग्रेव्स, तो सिलेक्टेड बोन्स ही रखी जाती थी पार्शियल बुरियल प्रोसेस में। तो नॉर्थ इंडिया में तो उनके साथ क्या रखे जाते थे, कंप्लीट बुरियल प्रोसेस में डॉग और गोट वगैरह को उनके मास्टर के साथ रख देते थे। लेकिन साउथ इंडिया में क्या करते थे, कुछ पोट्रीज वगैरह रख देते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट्स, उनके इम्प्लीमेंट्स कैसे कैसे थे। इन द मैटर ऑफ सिविलाइजेशन न्यूलिथिक मैन हैड अचीव्ड सफिशिएंट एडवांसमेंट, सम इम्प्लीमेंट्स ऑफ दिस एज आर पैक्ड ग्राउंड एंड पॉलिश्ड, तो उनके इम्प्लीमेंट्स थे ना वो पॉलिश वगैरह किए जाते थे। दीज इम्प्लीमेंट्स वर मेड फ्रॉम स्टोन्स अदर देन क्वार्ट्ज स्टोन, तो इनके इम्प्लीमेंट्स थे ना क्वार्ट्ज स्टोन से दूसरे इम्प्लीमेंट्स स्टोन यूज़ किए जाते थे। द मेन इम्प्लीमेंट्स वर कार्ट, हैचर, चीसल, पेस्टल, एरोहेड, सा एक्सेट्रा, तो इम्प्लीमेंट्स, उनके मेन इम्प्लीमेंट्स ये थे कार्ट, हैचर, चीसल, पेस्टल, एरोहेड, सा एक्सेट्रा। At the level of Neolithic, extensive knowledge of metallurgy did not indicated, तो मेटलर्जी की उनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी मेटल्स वगैरह की। एक्चुअल नियोलिथिक लेवल हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज मेटल लेस कल्चर, इसलिए नियोलिथिक कल्चर को क्या माना जाता है, एक मेटल लेस कल्चर माना जाता है। उसमें किसी भी धातु के यूज़ नहीं किए जाते थे। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स वेयर लिमिटेड यूज़ ऑफ मेटल हैड बीन सीन एट नियोलिथिक एवल, लेकिन कुछ लिमिटेड यूज़ दिखाई देते हैं। द आर्कियोलॉजिकल नेम दैट लेवल चाल्कोलिथिक लेवल, तो उसको कौन सा लेवल नाम दिया जाता है, चाल्कोलिथिक। चाल्को क्या होता है, कॉपर। ठीक है, और तो नियोलिथिक लेवल में कहते हैं कि कुछ कुछ यूज़ किए जाने लगे थे, बिल्कुल माइनर मेटल का यूज़ किया जाने लगा तो इसलिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या कह देते हैं, चाल्कोलिथिक लेवल भी कह देते हैं, चाल्को कॉपर को कहते हैं। अब आगे नियोलिथिक साइट्स, अब ये साइट्स जैसे बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, सिचुएटेड इन बोलन डिस्ट्रिक्ट, मेहरगढ़, मेहरगढ़ से आप देख लो क्या क्या कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है ये इंडस वैली पाकिस्तान में, कश्मीर में देखो बुरझोम और गुफकराल से क्या मिले हैं, गड्ढे वाले घर बनाए जाते थे और मास्टर के साथ क्या रखे जाते थे, पेट एनिमल रख दिए जाते थे। ठीक है, तो ये सब पढ़ लेना आप। और नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में क्या क्या मिला है, सोन रिवर वैली थी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश, जैसे उत्तर प्रदेश कोल्डी हवा से पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले पैडी ग्रेन्स के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में चिरांद डिस्ट्रिक्ट है एक, वहाँ से पैडी के साक्ष्य मिले हैं। फिर नेक्स्ट है झारखंड, फिर नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ओडिशा, नेक्स्ट है असम, फिर मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, यहाँ सबसे नियोलिथिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिले हैं। फिर नेक्स्ट है कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ सबसे, इन सबको आप पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये कई बार क्वेश्चन में आ जाती है, पय्यमपल्ली से क्या प्राप्त हुए हैं, या फिर ये पूछ लें पय्यमपल्ली कहाँ है। ठीक है, नोट इन द मिड रीजन ऑफ बोलन रिवर वैली ऑफ उत्तर प्रदेश एंड नर्मदा रिवर वैली ऑफ मध्य प्रदेश, तो इनके मिड रीजन में बोलन रिवर वैली कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नहीं बोलन रिवर वैली सॉरी उत्तर प्रदेश में, और नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश में। 3 कंजिक्यूटिव स्टेजेस ऑफ लिथिक एज, 3 कंजिक्यूटिव स्टेज मिली हैं। ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक हैव बीन फाउंड वन बाय वन, दैट इज कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो ये मिड रीजन है ना, बोलन रिवर वैली उत्तर प्रदेश और नर्मदा रिवर वैली के बीच का रीजन है, यहाँ से तीनों स्टेजेस मिली हैं। पैलियोलिथिक के भी साक्ष्य मिले हैं, मेसोलिथिक के भी और नियोलिथिक के भी 1 by 1। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखो हम चाल्कोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे।